हेलो बच्चों। तो एक बार फिर जेई एडवांस 2023 का प्रॉब्लम्स है। तुम्हें एकदम सीधा लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि क्या रीजंस हैं इसमें, इसके गड़बड़ होने के, और क्या एक्चुअल सोल्यूशन है इसके सही होने के, ठीक है। और किस तरह के अप्रोक्सीमेशन की नीड पड़ेगी, तब जाके ये जस्टिफाई होगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। अदरवाइज इसमें क्या गड़बड़ है मैं एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना, ठीक है। मैं एक एक चीज ट्रेस कर दूंगा कि रेस किस तरीके से चलेंगी, वेब फ्रंट कैसे चलेंगे, कहाँ क्या होगा, कैसे क्या चीजें आएंगी, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। देखिए, तो मोनेस्टर प्रॉब्लम्स बोनस या अप्रोक्सीमेशन ऑफ जेई एडवांस 2023 मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव स्लैब। एक एक जेई के एडवांस के एक एक पॉइंट्स को तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। A monochromatic light is incident normally on the glass slab of thickness D. Thickness D. पहली बात thickness D. स्लैब, इस D के विषय में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि थिकनेस D बहुत स्मॉल है कि नहीं, स्मॉल है कि नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो, अगर मैं इस D को थिकनेस को कम नहीं मानूं, तब फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर थिकनेस को बहुत कम मान लो तो कुछ पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अब थिकनेस ज्यादा होगा तो क्यों नहीं आंसर आएगा, कोई भी आंसर क्यों नहीं मैच करेगा, ये मैं आपको अंतिम बताऊंगा, क्योंकि आदत है तुम्हारी कि पहले हम आंसर जानेंगे फिर सोचा जाएगा। तो थिकनेस डी, इस पे कहीं नहीं लिखा है कि थीन है, 1 पॉइंट, बाद में सोचेंगे इस पे। लेकिन कि अगर ये थिकनेस डी अगर बहुत थिन नहीं है तो क्या गड़बड़ कर सकता है। उसके बाद भी ये जो टेन इनवर्स की वैल्यू है, टेन इनवर्स लिखा हुआ है, कई लोग तो सीधे टेन इनवर्स दिखा दिए हैं। मैं बताता हूं क्यों गलत दिखा रहा है। किसी कीमत पे टेन इनवर्स नहीं हो सकता। अगर ये होना होगा तो साइन इनवर्स में चलेगा, ये टेन में तो नहीं चलेगा। अब ये टेन में कब आएगा वो मैं अप्रोक्सीमेशन वाली बात में बताऊंगा आपको। कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब इंक्रीजेस लिनियरली from n1 to n2 over the height h. Which of the following statement is true about the light having emerged out of the slab? इनमें से कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा? इट विल डिफ्रैक्ट। ये क्वेश्चंस, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार जेई मेंस में भी आ चुका है कि रेज ऐसे आ रही थी, अर्थ गर्म था, पूछा गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अर्थ के सरफेस के बहुत कम है तो रेज किस साइड में बेंड करेगी, याद है? एकदम सेम टाइप क्वेश्चन है, और इसकी एनालिसिस तो और तगड़ी है कि कैसे क्या हो रहा है इसके अंदर। इट विल बी डिफ्लेक्ट बाय द एंगल इतना, इट विल बी डिफ्लेक्ट बाय एंगल, नॉट डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड ओनली ऑन n2 माइनस n1, नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। चलो इस डायग्राम को पढ़ते हैं सबसे पहले, एक एक करके सोचेंगे, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन के सोल्यूशन पे तुम बाद में जाना, एक बार एनालिसिस जरूरी है। अगर तुम जानना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ यही इसी प्रॉब्लम को यहीं पर डेम करना बस, तब तो तुम सोल्यूशन देख लो सीधे। और अगर तुम चाहते हो कि अगले साल जब एग्जाम में आए तो मैं कर जाऊं, तो फिर तुम्हें इसकी एनालिसिस देखनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ यहीं पे होगा, बाद में नहीं होने वाला है। तो चलो मैं बताता हूं इसकी एनालिसिस। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैं इसको ठीक लेके बात को जस्ट समझने की कोशिश करूंगा, एक एक बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाएगी। ये बताओ, क्वेश्चन में कहा है कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और लिनियरली ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मैं कहूं कि यहां से y दूरी पे, अगर y दूरी पे तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है, तो यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n, ये n होगा n1 प्लस दोनों के बीच का चेंज, दैट इज डेल n डिवाइडेड बाई ये पूरी हाइट h है, पूरी हाइट h है, इनटू दिस डिस्टेंस इज y। ये है n का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ऊपर जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलरली मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। कुछ चीजें और
थोड़ा सा समझेंगे अभी। मान लो ऐसा है और एक रेस, अभी मैं सिर्फ रेस की बात करूंगा, वेव फ्रंट्स की बात मैं साथ में कर लूंगा। एक रेस है और इस बार मैं हर चीज से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। एक रेस है जो कि ऐसे चल रही है, इस तरीके से एक रेस ऐसे चल रही है। जब ये रेस ऐसे जाएगी तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n है, लेट दिस इज n, ये n है। तो जिस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, नॉर्मल उसी डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि यहां पे नॉर्मल किधर होगा, तो नॉर्मल का डायरेक्शन यही है, क्योंकि 0 है, n है, नॉर्मल का डायरेक्शन यही है, यही है। तो अगर नॉर्मल का डायरेक्शन यही है तो ये रेस जो जाएगी वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी। और मैं कहूं कि मान लो कि n हर जगह सेम है, n हर जगह सेम है, कहीं भी n में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। माय क्वेश्चन इज n कहीं नहीं चेंज हो रहा है। मैं एक दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि n कहीं नहीं चेंज हो रहा है, n कहीं नहीं चेंज हो रहा है। अगर n कहीं नहीं चेंज हो रहा है तो ये जो रेस जाएगी वो ऐसे निकलेगी, सीधे भी निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, फिर यहां पे आएगी, यहां पे, तो यहां पे भी n ज्यादा, इधर इधर n1 है, तो जिधर n चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर चेंज होता है, नॉर्मल उधर ही होता है, अंडरलाइन वर्ड, जिस डायरेक्शन में n चेंज होता है नॉर्मल उधर ही होता है। तो ये बिना डेविएट हुए सीधे आई यहाँ पे आई, और नॉर्मल का डायरेक्शन भी यही है, नॉर्मल का डायरेक्शन भी यही है, यही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, तो सीधे रेज ऐसे बाहर निकल जाएगी, ये सीधे रेज बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब अगर कोई एक रेज ऐसे आ रही है, ठीक है, तो सीधे ऐसे बाहर निकल जाएगी। जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन में यहां पे बेंड हो रही है, ऐसे कैसे? तो क्वेश्चन इज ऐसे कैसे, रेस कैसे बेंड की? रेस तभी बेंड हो सकती है जब ये यहां पे पहुंची होगी तो एग्जैक्टली इस सरफेस पे नॉर्मली नहीं टकराई होगी। अगर इस सरफेस पे जब आई होगी तो ये रेज अगर इस पे एग्जैक्टली 90 पे नहीं टकराएगी, तभी जाके वो हल्का सा ग्रेजिंग इंसिडेंस बनाएगी, ऐसे ग्रेजिंग कर रहा हूं, हल्का सा ग्रेजिंग ना बोल के इसको एक तरह से नॉर्मल, नॉर्मल इंसिडेंस की बात करोगे, सरफेस पे नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल है तो कुछ हल्का सा ऐसे 0 डिग्री, बहुत ही कम एंगल बनाए, तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी ऐसे। तो ये वाला एंगल जब कुछ होगा तभी जाके ये वाला एंगल कुछ आएगा, लेकिन अगर ये एंगल कुछ भी ना हो तो ये एंगल आने वाला नहीं। ये तो मैं अभी रेस से बताया। अब मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि सही में ये वाला एंगल आया कैसे, जिसके वजह से यहां पे अब्रप्ट चेंज हो रहा है ऐसे। यहां पे फंक्शन, ये जो कर्व पाथ है, यहां पे नॉन डिफरेंसेबल है, नॉन डिफरेंसेबल है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये एंगल कहां से है। तो ये एंगल आया इस फंक्शन की वजह से। इस फंक्शन में अब मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं कि अगर ये थिक होता तो क्या होता। जस्ट देखिएगा, अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो ऊपर की ओर n की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इसको मैं वेव फ्रंट से भी समझाऊंगा, रेस का बेंडिंग में टाइम से भी आपको समझा दूंगा, इसको मैं आपको रे के डायरेक्शन से भी समझा दूंगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये जब बड़ा आप दिखाओगे ना, ऐसे सुनना थोड़ा सही से, ऐसे बड़ा मैं दिखा रहा हूं, एक रेज ऐसे पड़ी, ऐसे पड़ी, एक वेव फ्रंट, और थोड़ा सब्र रखना, दोनों को एक साथ में समझा ले जाऊंगा। ये दो रेज ऐसे पड़ी, यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो n1 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2 है, n2 है। तो n2 की वैल्यू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और यहां का कम है। और मैं इसमें एक रेज को ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे इसमें एक रेज में ऐसे दिखा रहा हूं, इस तरीके से। तो मैं इस दो रेज को पकड़ लिया, फिलहाल इस दो रेज को मैंने पकड़ लिया। ये कहा कि 20 की दूरी क्या है, h है, ये 20 की दूरी h है। अब यहां पे आया, तो अगर मैं कहूं कि वेव फ्रंट्स की बात कर रहा हूं, वेव फ्रंट्स क्या होगा, वेव फ्रंट्स आएंगे सेम ऑप्टिकल पाथ पे। तो यहाँ के जो वेव फ्रंट्स हैं, यहाँ के जो वेव फ्रंट्स हैं वो पैरेलल हैं, ऐसे पैरेलल वेव फ्रंट्स हैं, क्योंकि बीम पैरेलल है। यहाँ पाने के बाद ये भी एक वेव फ्रंट्स के पॉइंट्स बनेंगे, ये वेव फ्रंट्स के पॉइंट्स बन जाएगा। यहाँ पे सेम ऑप्टिकल पाथ के लिए चूंकि n यहाँ पे ज्यादा है तो इसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी,
और यहाँ पे इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल पाथ इसको मिलेगा ये ज़्यादा डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग आएगा, सेम ऑप्टिकल पाथ, जबकि यहाँ पे कम डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो वेव फ्रंट क्या होगा, तो इसको इसको मिलाने वाला लाइन होगा, और ये दूरी बहुत ही कम है, माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो ये वेव फ्रंट्स ऐसे मिलेगा, और मुझे पता है कि लाइट रेज हमेशा इसके वेव फ्रंट्स पे परपेंडिकुलर ट्रेस करती है, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ट्रेस करेगी। इसका मतलब यहाँ पे आते आते रेज ऊपर को ट्रेस करना शुरू कर दी, मतलब ये रेज यहाँ पे आते आते ऐसे ट्रेस करना शुरू कर दी, ट्रेस करना शुरू कर दी। तो क्या होगा, ये रेज अब यहाँ से चलेगी तो ऐसे 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 जा रही है, ये रेज इस तरीके से जा रहा है। तो अगर मैं अब यहाँ से वेव फ्रंट हटा के सिर्फ रेज दिखाऊं तो मैं कहूंगा आपको कि ये रेज इस तरीके से ट्रेस करेगी, ये ऐसे ट्रेस करेगी, और चूंकि लीनियरली है तो आज एक और भी बात, अगर ये थिकनेस ज्यादा है तो तुम ये कह ही नहीं सकते हो कि ये रेज भी आपस में यहाँ पे पैरेलल होंगी, नहीं कह सकते, संभव ही नहीं है। ये एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि एक सिंपल सा रीजन है बता रहा हूं, यहाँ पे इंटर कर रही है N1 पे इंटर कर रही है, और एग्जिट हो रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। यहाँ पे N2 पे इंटर कर रही है, यहाँ पे N2 प्लस डेल्टा N पे इजेक्ट कर रही है। तो कैसे कह सकते हो कि इंटरिंग पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, तो कैसे कह सकते हो कि रेज सेम आएगी। और अगर तुम इसका इक्वेशन, अब मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो इसका इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जो कंफर्म करेगा कि इसकी बेंडिंग इस N1 पे भी डिपेंड करेगी और इसकी बेंडिंग इस N2 पे भी डिपेंड करेगी, मतलब ये रेज आपस में पैरेलल नहीं होने वाले हैं। अब आते हैं यहाँ पे आ गया, एक्चुअल में ये रेज हॉरिजेंटल से इतना एंगल बनाने लगी जो कि इनिशियली हॉरिजेंटल से जीरो एंगल बना रही थी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे तो जस्ट एंगल ऑफ, यहाँ पे जो डेविएशन हुआ बहुत ही कम हुआ, वो डेविएशन धीरे धीरे इंक्रीज करते यहाँ पे थीटा हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे चूंकि नॉर्मल ऐसे बना और ये वाला एंगल जीरो है, तो अगर ये एंगल जीरो है तो यहाँ पे जो आर आएगा वो अप्रोक्सीमेट जीरो से थोड़ी सी ज्यादा है, तो वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करते यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जा रही है, और ये वैल्यू इतनी आ गई। क्योंकि इधर एयर है, ये डेंसर है, तो रेज नॉर्मल से ज्यादा दूर ऐसे हो जाएगी, मतलब जा रही थी ऐसे ऐसे और ऐसे होगी, वैसे यहाँ पे भी रेज जो ऐसे आएगी वो ऐसे हो जाएगी। अब ये रेज और ये रेज भी पैरेलल होगी, अगर ये थिकनेस डी ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और उसके लिए एक तरीका है, जिसे नहीं पढ़ते हो आप, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ रेज इनसाइड द रिफ्रैक्टिव मीडियम, वेरिंग रिफ्रैक्टिव मीडियम, उससे तुम प्रूफ कर सकते हो कि इसका जो स्लोप है वो इस N1 के इनिशियल वैल्यू पे भी डिपेंड करने वाला है। तो फिर ये नहीं कह सकते हो, मतलब इसका N1 पे डिपेंड करेगा और इसका इस N2 पे डिपेंड करेगा, तो नहीं कह सकते कि दोनों आपस में बराबर होने वाली है। एक चीज तो अब प्रॉब्लम शुरू हो गई, और जब ये रेज ही पैरेलल नहीं होंगी आपस में, तो यहाँ पे पैरेलल रेज नहीं निकलेंगी, तो फिर सबका डेविएशन ही अलग अलग होगा। बट उन्होंने एक बहुत अच्छी सी लाइन बोल रखी है, हालांकि बीम बोला है इन्होंने, इसमें एक लाइन बोला है बीम, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव इज इंसिडेंट। ये बेसिकली बीम बोला नहीं है, बट अगर ये बीम है, एक पतली बीम है, तभी भी एक पतली बीम है, तब तो आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इसका इक्वेशन में tan थीटा का टर्म बड़ा अजीब आता है, स्लोप जो आता है dy बाई dx वो आता है कुछ 1 अपान अंडर रूट ऑफ n1 प्लस डेल n अपान n x का स्क्वायर प्लस 1 का टर्म रूट के अंदर चलता है, तो इंटीग्रेशन ही बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके पाथ को ट्रेस करना, इक्वेशन लिखना एक डिफिकल्ट टारगेट हो जाएगा अगर हम इसके थिकनेस को अच्छा खासा मान लें। फिर उसके बाद ये डेविएशन कि वही tan उन के टर्म में आने वाला नहीं है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन होल्ड नहीं करेगा, न तो इट विल डिफ्लेक्ट बाय द, मतलब इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, हो ही नहीं सकता, करना ही करना है। tan इनवर्स आने वाला नहीं है, ये भी आने वाला नहीं है, इंटीग्रेशन ही लॉग के टर्म में आता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द एंगल इज इतना मान ली, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होल्ड करेगा, तो कोई ऑप्शन होल्ड नहीं करेगा अगर उन्होंने थिकनेस को मान लिया सिग्निफिकेंट वैल्यू। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस चूंकि पैरेलल स्लैब है, और हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इन जनरल पैरेलल स्लैब की वजह से शिफ्टिंग भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 1 माइनस क्या होता है, 1 म्यू माइनस 1 अपॉन टी,
तो हम लोग शिफ्टिंग भी पढ़ते हैं, जो कि 1 - 1/μ/t के बराबर आता है। ठीक है, तो हम इन जनरल मान के चल रहे होते हैं कि ये थिकनेस क्या है, इसका बहुत ही स्मॉल है, थिकनेस स्मॉल मान के चल रहे होते हैं। तो इसलिए चूंकि हम लोग डिफॉल्ट केस में थिकनेस की स्मॉल मान लेते हैं, इसलिए मैं इसका थिकनेस स्मॉल मान के चल रहा हूँ। उसके बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो टेन इनवर्स में क्या क्या लोचा आ सकता है। अगर ये थिकनेस बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, अगर ये थिकनेस बहुत स्मॉल है तो, अगर ये थिकनेस बहुत स्मॉल है तो ये वाला एंगल थीटा बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम आएगा, क्योंकि ये डी बहुत कम है। अगर ये थिकनेस बहुत कम आ गया, अगर ये थिकनेस बहुत कम आ गया तो ये एंगल बहुत कम आएगा डेविएशन, तो ये जो रेज है, ये रेज स्ट्रेट लाइन, लगभग ये रेज स्ट्रेट लाइन दिखेगी, लगभग ऐसी स्ट्रेट लाइन। और ये अगर थीटा बहुत कम है तो ये लाइन लगभग हॉरिजॉन्टल दिखेगी, लगभग हॉरिजॉन्टल दिखेगी। तो पूरी पूरी लाइन ही लगभग हॉरिजॉन्टल दिखेगी, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल। अगर एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए तो यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशियल फंक्शन नहीं बनेगा, यहाँ पे पाथ नहीं बनेगा, तो ये अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन चलेगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या होगा। इसमें क्या होगा कि ये स्लैब है जिसका थिकनेस बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, और एक रेज ऐसे गई, इसमें एक रेज ऐसे आई इस तरीके से। ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अब ये रेज चूंकि डेविएट होगी, लेकिन बहुत ही कम डेविएट होगी, बहुत ही कम डेविएट होगी, लगभग तो यही रहेगी, लगभग तो यही रहेगी। आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नॉर्मल बना है ना, ये रेस की ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, तो नॉर्मल जो बनेगा वो कागज देखो, ये 1 सेकेंड थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो मुझे बताओ, अगर ये लगभग स्ट्रेट लाइन बनी, लगभग स्ट्रेट लाइन बनी ऐसे, लगभग स्ट्रेट लाइन बनी ऐसे, तो ये जो डेविएशन आएगा, डेविएशन वो नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये ऐसे ही आएगा, और ये इससे दूर ऐसे निकलेगी। इसका मतलब कि ये जो रेज यहाँ पे आएगी उसकी बेंडिंग किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। उसकी बेंडिंग, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल कुछ आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे नॉर्मल के ऊपर की ओर दिखाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जो बेंड करेगा वो सीधे रेज ऐसे बेंड करेगा, इस तरीके से। और ये अप्रोक्सीमेट पैरेलली होंगे, पैरेलली होंगे, क्योंकि ये डेविएशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। भले ये आपस में बराबर ना हो, एक बात कर रहा हूं, लेकिन इतना कम है, इतना कम है कि ये और ये रेस अप्रोक्सीमेट पैरेलल ही आने वाली है, पैरेलल ही आने वाली है। तो इसमें जितनी भी तुम रेस ड्रॉ करोगे ना, जितनी भी रेस ऐसे ड्रॉ करोगे, जितनी भी, वो सब बाहर निकलेंगी, तो यहीं से पैरेलल होके बाहर निकलेंगी, यहीं से पैरेलल होके। ऐसा नहीं हुआ कि यहां से आया फिर इधर भी कर्व, इधर सीधे स्ट्रेट लाइन चला गया फिर ऐसे चला, ये क्या है? रेस ऐसे नहीं जाने वाली है, रेस तो ऐसे ही चलेगी, रेस तो ऐसे ही चलेगी। तो ये रेज ऐसे होके ऐसे चलेगी, ये यहां से निकल जाएगी, बाकी रेजेस बीच में होंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं कि रेज ऐसे आई, फिर यहां से परपेंडिकुलर, फिर ऐसे गई, ये क्या है? ऐसा दिखाई नहीं दे सकता। तो अब देखो, अगर तुम्हें ये चेक करना हो कि ये n2 है, ये सॉरी ये n1 है, n2 है, अब सुनना। ओके, तो अब देखिए, इसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, पहले तो वेव फ्रंट्स, उसके बाद आप लोग टाइम थ्योरी भी यूज करते हो, मैं उसको भी बताता हूं। वेव फ्रंट देखना, वेव फ्रंट कैसे चली होंगी। यहां पे वेव फ्रंट्स ऐसे है, यहां पे भी वेव फ्रंट्स ऐसे रहेगा, हल्का सा वेव फ्रंट ऊपर को टिल्ट करेगा, हल्का सा ऊपर को टिल्ट करेगा, तो ऐसे वेव फ्रंट चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो वेव फ्रंट का जो दूसरा एंड है ना, यहां पहले पहुंचेगा, जबकि यहां पे वो पहले नहीं पहुंचेगा। वेव फ्रंट का दूसरा एंड इसके जस्ट इधर कहीं रहा होगा, ये दूरी बहुत कम होगी, तो वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहा होगा, जो कि मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं, तो ये इस दूरी को मैं बड़ा दिखा रहा हूं, अदरवाइज दूरी बड़ी नहीं है। अब जितने टाइम में ये यहां से यहां तक चलेगा, उतने टाइम में यहां की जो लाइट है वो थोड़ा सा ज्यादा दूरी तय कर लेगी। तो ज्यादा दूरी वो इस तरीके से तय करेगी, ऐसे। ये अगर तुम दिखाते भी हो कि इसको अगर सेकेंडरी सोर्स मानते हो, और उससे भी अगर तुम बात कर रहे हो, तो इधर हर तरफ ऐसे ऐसे बराबर बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ से आपको एक वेवलेट डालना होगा, वेवलेट कर रहा हूँ, एक एनवेलप डालना होगा जो कि ऐसे बनेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका वेव फ्रंट्स का पोजीशन है, और इसको अगर इससे आप मिलाएंगे तो ये लाइंस ऐसे जाएगी रेस, न कि इस तरीके से जाएगी।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो है रेज का एक्चुअल डायग्राम है। इसी चीज को अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं टाइम थ्योरी से भी कर सकता हूं, जिसको आप टाइम थ्योरी बोलते हो, कि यहां का चूंकि एन ज्यादा है तो यहां से यहां तक चलने में कम टाइम लगेगा। यहां पे स्पीड एन टू ज्यादा है तो स्पीड यहां पे कम होगी तो यहां ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां पे इस दूरी को तय करने में ज्यादा टाइम लगेगा, उतने ही टाइम में यहां से चलना है तो ये दूरी तय करेगी, और उतना यहां से जब चलेगी तो चारों तरफ चलेगी, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर। तो फिर जब यहां से एनवेलप ड्रॉ करोगे तो वो ये बनेगा, पाथ ये ट्रेस होगा, न कि ऐसा ट्रेस होगा। बकवास बात है वो, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअल में बात है। अब आपको बात करनी है कि कितना बेंड किया। पहली बात कि सुनने क्या पूछा, कुछ ऑप्शंस पे आते हैं। इट विल डिफ्लेक्ट बाय दिस वन, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। द डिफ्लेक्शन एंगल, अब इसकी बात करते हैं, सुनते रहना। मैं इसका थिकनेस डी बहुत ही स्मॉल मान के चल रहा हूं, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, डी इज वेरी वेरी स्मॉल। इसी के केस में ये होल्ड करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, जो कि आप कायदे से बोल रहे थे कि एनवेलप है ये। देखो इतनी चीजें बताने की जरूरत नहीं थी, एनवेलप ये सब तो सिंपल क्वेश्चन, एनवेलप क्या दिखाऊं, ठीक है। तो सीधे समझ में आ रहा था कि ये रेज ऐसे जा रही, फिर ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगी, और इधर से जितनी भी रेज निकलेंगे सब आपस में पैरल निकलेंगी। यहाँ से जितनी भी रेज निकलेंगी वो सब आपस में अप्रोक्सीमेट पैरल निकलेंगी, अप्रोक्सीमेट पैरल निकलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे बेंडिंग का जो मेन रीजन है वो यहाँ से चलने वाली रेज की हल्की सी बेंडिंग है, हल्की सी बेंडिंग ऐसे, जिसके वजह से वो सीधे जा रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ पर अगर बेंड नहीं करता ना तो आप इतना बड़ा नहीं दिखाते, उसको अप्रोक्सीमेट ऐसे दिखा देते, ऐसे दिखा देते, ठीक है। लेकिन चूंकि म्यू यहां से यहां तक बदलता जा रहा है तो पूरा वेवफ्रंट हल्का सा ऐसे बेंड हो गया है, तो फिर वो इस तरीके से वेवफ्रंट से ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें ये हो रहा था। चलिए क्वेश्चन में कहा है कितना बेंड करेगा, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब हम क्या करेंगे, अगर इस थीटा को निकालना है तो ये थीटा बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। देखो मैं बताता हूं कैसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डी इज वेरी वेरी स्मॉल, डी इज वेरी वेरी स्मॉल, इसी से सब कुछ आएगा। चलो अगर मैं कहूं कि यहां से लेके यहां तक का ऑप्टिकल पाथ, इस लेंथ को अपने मेंशन x बोल दिया, तो यहां से लेके यहां तक का ऑप्टिकल पाथ आप क्या लिखेंगे, n2 इंटू डी, ये, और फिर ये वाला ऑप्टिकल पाथ बराबर होगा, तो ये कितना आएगा n1 इंटू डी, एन प्लस ये दूरी क्या आएगी x, क्योंकि इधर एयर है। तो यहां से जो x की वैल्यू मिली ना आपको, x की वैल्यू वो हो गई आपकी n2 माइनस n1 इंटू डी, n2 माइनस n1 इंटू डी, एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये बनेगा 90 और थीटा, और चूंकि ये 90 है तो ये बनेगा थीटा, ये हाइट h है। तो इस ट्रायंगल में बोल सकता हूं साइन थीटा इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो x अपॉन h, x अपॉन h। तो यहां से जो साइन थीटा आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी x की जगह पे ये n2 माइनस n1 इंटू डी अपॉन h, ये वैल्यू आ गई। अब देखो n2 माइनस n1 डी अपॉन h साइन थीटा की वैल्यू है, जबकि ऑप्शन में है टेन इनवर्स n2 माइनस n1 डी अपॉन h। टेन इनवर्स नहीं होना चाहिए, इसको साइन ही होना चाहिए। बट अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या है, ठीक है, कि इसको 10 मान के चलाया जा सकता था। रीजन ये था कि अगर ये थिकनेस बहुत कम है तो थीटा भी बहुत स्मॉल आएगी, वो इसी समझ में आएगा। क्योंकि ये डी बहुत कम है, ये डी बहुत कम है, कम है, कम है, बहुत ही कम है, तो पूरी वैल्यू बहुत कम हो गई। दैट मीन्स साइन थीटा को आप अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं, दिस इज n2 माइनस n1 इंटू डी अपॉन एच। तो कायदे से जेई वालों का ना ये पूछना चाहिए था कि डेविएशन n2 माइनस n1 इंटू डी अपॉन एच होना चाहिए, न कि उनको 10 इनवर्स पूछना चाहिए था। बट हाँ, चूंकि थीटा बहुत ही कम है तो आप साइन थीटा को tan थीटा और थीटा को साइन को tan और tan को थीटा लिख सकते हैं, लिखा जाता है इसलिए। अदरवाइज ना ज्यादा बेटर अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग होती तो उनको बोलना चाहिए था कि डेविएशन इज दिस वन, दिस वन। तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज tan थीटा इज अप्रोक्सीमेट थीटा, क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि डी बहुत कम है, तो आप इस tan थीटा को भी लगभग तुम बोल सकते हो कि n2 माइनस n1
इंटू डी अपान एच होगा, देन थीटा इज टेन इनवर्स एन टू माइनस एन वन इंटू डी अपान एच होगा। ये बोल सकते हैं, बट अब इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जेई वाले क्या सोचेंगे। अब थोड़ा सा कुछ और बातें कर लो, फिर एक एक बात समझाता हूं। तो अगर मैं इसको मानता हूं तो ये जो आंसर इसमें आ रहा है द टेन इनवर्स दिस इज, ये आंसर बी पार्ट सही होल्ड कर रहा है, बट थोड़ा सा मेरे लिए मतलब पच नहीं रहा है कि जेई वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं टेन इनवर्स, उसको साइन इनवर्स करते ना तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो बी को जेई वाले हो सकते हैं दे, अगर इसको बहुत कम मान लिए तो मान ले ठीक है, टेन इनवर्स मैंने लिख दिया है गलती से तो दे दें, मान सकते हैं। नाउ द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड ओनली ऑन द n2 माइनस n1, इट नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ n1 n2। यस, n2 माइनस n1 पे डिपेंड करेगा, डिफरेंस पे सिर्फ डिपेंड करेगा, ये तो बिल्कुल सही है। अगर d बहुत कम है तो, अगर d बहुत कम है तो जो डेविएशन आ रहा है वो सिर्फ n2 और n1 पे डिपेंड कर रहा है, वो n2 और n1 के इंडिविजुअल वैल्यू पे नहीं कर रहा, उसके डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो आंसर है इसका, ये जो आंसर है ये तो हर हालत में सही है। मतलब ये मेरे लिए लग रहा है कि ठीक है, ओके गुड। अगर नहीं भी दिए हो तो तुम डिफॉल्ट कैसे मानते हो, थीन स्लैब नहीं देते हो, कहते हो स्लैब है 2 सेंटीमीटर का है थिकनेस का, बताइए इमेज कहाँ बनेगा, तो हम लोग थीन मान के सॉल्व कर लेते हैं। आपने वही कर दिया, चलो जस्टिफाइंग है। तो अगर इसका आंसर तुम्हें करना चाहिए ना, सही बता रहा हूं, तो कायदे से जेई वाले अगर सही में अगर ईमानदारी से करें ना तो इसका आंसर उनको डी करना चाहिए, बी उस साइन इनवर्स की वजह से छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो जबरदस्ती आंसर देना चाहते हैं कि नहीं यार चलो थीटा कम है तो हम मान ही लेते हैं 10, लिख दिया है तो मान लेते हैं, अगर लिख दिया है तो मान लेते हैं, तो फिर इसका आंसर बी एंड सी सही है। इसलिए क्योंकि आपने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है तो सही है, अदरवाइज बी को सही होने के चांसेस दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप सही से लिखना चाहो तो बेटर था कि साइन इनवर्स के टर्म में लिखो, वो ज़्यादा बेटर वर्ड होता। बट डी इज करेक्ट, क्योंकि ये जो स्मॉल डी है इसको तो आप डिफॉल्ट के से मानते ही हो कि बहुत ही स्मॉल है, तो मैं कह सकता हूँ कि यस डी पार्ट सही है। और बी पार्ट पे थोड़ी सी मेरे हिसाब से एम्बिग्यूटी है। ठीक है, कि टेन इनवर्स को थीटा कम है इसलिए अगर मानना चाहते हो तो मान लो, और अगर तुम इसलिए हटाना चाहते हो कि ये साइन इनवर्स सही में होना चाहिए तो फिर इसको हटा सकते हो। तो कायदे से जो मुझे लगता है कि इसका आंसर ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर उनको डी देना चाहिए, डी देना चाहिए। बट अगर वो आंसर को बी और डी देते हैं तो भी उसको खैर गलत नहीं कहा जा सकता है, गलत नहीं कहा जा सकता, कह सकते हो। बस मैं एक मैं कहूँगा कि इनकेस अगर मान लो सपोज कर जे ने इसका आंसर दिया तो जिसने इसको मार्क किया तो सही है ये, ठीक है। बट अगर किसी ने गलती से बी मार्क ना किया हो, ठीक है, तो या बी मार्क किया हो, मतलब कुछ अगर बी को लेके बताता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि किसी ने अगर मान लो डी को मार्क किया है और बी को नहीं मार्क किया है, लेकिन अब उसको जो आंसर्स है वो सिर्फ इस डी के ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, तो चैलेंज कर सकता है कि सर ये तो साइन इनवर्स होना चाहिए एंड दैट वाई हमने मार्क नहीं किया, तो इसलिए ये बी ऑप्शन को करेक्ट नहीं होना चाहिए तो हमने डी मार्क किया, तो इस तरीके से चैलेंज कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बी और डी मार्क किया और जे ने आंसर दे दिया तो यस ठीक है, चलो चलेगा। ठीक है, जस्टिफाई तो नहीं बोलूंगा लेकिन जस्ट अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से चल जाएगा, क्योंकि डी स्मॉल है तो साइन को 10 और 10 को थीटा लिखते हो तो मान लिए तो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसका आंसर सिर्फ डी किया है और उसको सिर्फ इसका इसी मतलब किसी का मार्क अगर सिर्फ मिल रहा है, ठीक है, इसका वाला मार्क अगर नहीं दे रहा जी, तो वो क्या कर सकता है, पे चैलेंज कर सकता है कि सर एक्चुअल में साइन इनवर्स होना चाहिए, और जो सोल्यूशन मैं रख रहा हूँ वो आप एग्जैक्टली सेम रख सकते हो। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस कुछ किताबों से कॉपी पेस्ट है, तो मैं आपको नाम नहीं बता सकता, बट है। ये जब क्वेश्चन आया उसके उस मतलब जे एग्जाम के 10 दिन पहले एक्चुअल में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, टीचर्स के ग्रुप्स के अंदर हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, और ऑलरेडी ये यूट्यूब पे भी ऐसे क्वेश्चंस ये सेम क्वेश्चन अपलोडेड है, अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ। बट ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिपीट कर दूं दोबारा। इस पूरे क्वेश्चंस में क्या है कि
जो रेज है, एक्चुअल जो डायग्राम है, वो पाथ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे पाथ आएगा, फिर बेंडिंग यहीं से होगी, और ये इसका करेक्ट सोल्यूशन है। ओके, थैंक यू।